20-22 साल का एक पंजाबी लड़का कनाडा पहुंचता है, निपट अकेला, अलग देश में है और हाथ में कुछ नहीं है, जिसे ये तक नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिसने एक होटल में कमरा न मिलने पर सूटकेस पर रात गुजारी, जिसने एक दूर देश में शरणार्थी से एक बड़े पॉप स्टार बनने का सफर तय किया, जिसने कभी कहा दिल तेरा जदों टूटूगा तो पता लगूंगा, तो कभी कहा लांबो ट्रक विच गेड़ी सडी हॉलीवुड। नाम है अमृतपाल सिंह ढिल्लों उर्फ एपी ढिल्लों। ये वाला नहीं, ये वाला हाल फिलहाल चर्चा में है। चर्चा में होने की दो वजहें हैं, पहली अच्छी और दूसरी बुरी। तो पहले अच्छी वजहों पर बात कर लेते हैं। अमेजन प्राइम पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, एपी ढिल्लों फर्स्ट ऑफ अ काइंड। पंजाब के एक पिंड से निकलकर देश और दुनियावी स्तर का कलाकार बनने की कहानी। अब बात बुरी वजह की। 11 अगस्त को एपी के इंस्टा हैंडल पर एक तस्वीर साझा की गई। तस्वीर में एपी और उनकी महिला मित्र थीं, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो ठीक नहीं था। एपी के जूते 3 रंगों में थे। 3 रंगों का और क्या होता है? देश का झंडा। कितना गजब का संयोग भी था कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के चंद दिनों पहले ऐसी पोस्ट आई। फिलहाल वो तस्वीर हटा दी गई है, पर यह भी सच है कि ऐसे सेलिब्रिटी की तरफ से ऐसे जेस्चर का अर्थ अच्छा नहीं निकलता। पंजाब पहले ही अस्थिरता झेल रहा है। देश में अक्सर पंजाब की अलगाववादी ताकतों पर बहस छिड़ती है। ऐसे में पंजाब से आने वाले एक मशहूर कलाकार का ऐसा रवैया देश से लगाव रखने वालों की भावनाओं को चोट तो पहुंचाता है। कुछ समय पहले एक और उभरते पंजाबी पॉप स्टार शुभ ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भारत का मानचित्र शेयर किया था, जिसमें न तो ठीक से पंजाब था और न ही कश्मीर। टूटे मानचित्र के साथ लिखा था प्रे फॉर पंजाब। आज भी उसका विरोध होता है और यहां भी वही बात है, जिस युवा कलाकार को देश इतना प्यार देता है उसका ऐसा बर्ताव और ऐसी मानसिकता कतई उचित नहीं कही जा सकती। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला का केस भी बहुत अलग नहीं था। पंजाब माई मदरलैंड में जरनैल सिंह भिंद्रनवाले का महिमा मंडन किया और सतलुज यमुना लिंक में किसान आंदोलन के लाल किले से तिरंगा हटाए जाने वाले वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। देश में सिद्धू के सुने जाने का कोई हिसाब नहीं है, फिर उनके तरफ से ऐसा व्यवहार लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। पंजाब की मिट्टी से आने वाले गायकों और संगीतकारों की एक पूरी सूची है, जिनके नाम पर कैनेडियन होने की मुहर लग चुकी है। उनमें से कुछ खुलकर खालिस्तान की वकालत करते हैं और कुछ इनडायरेक्ट तरीकों से। तो पहला सवाल यही बनता है कि कनाडा क्यों चले जाते हैं, और दूसरा सवाल यह बनता है कि जिन्हें देश शिद्दत से सुनता और पसंद करता है, वही देश और पंजाब को अलग अलग करके क्यों देखते हैं। इन सवालों के सीधे जवाब तो नहीं है, पर कुछ बातें हैं जो हमें जवाबों के बेहद नजदीक लेकर जाती हैं, जिनमें सबसे पहली बात है पंजाब के हालात। एपी ढिल्लों की डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 2022 में इंडिया टूर के दौरान चंडीगढ़ में उनका एक शो होना था। शो की तारीख आते ही गैंगस्टर्स ने धमकियां देना शुरू कर दिया था। वो शहर के जिस होटल में रुकते थे उसका कमरा नंबर तक लीक हो जाता था। कुल मिलाकर पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं है, और अच्छी न होने का मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 80 और 90 के दशक में जो स्थिति मुंबई की थी जब माया नगरी पर डी कंपनी राज करती थी, लगभग वही स्थिति पंजाब की फिलहाल है। जो अंडरवर्ल्ड तब बॉम्बे में हुआ करता था वो अब पंजाब में सक्रिय है। सेम सिस्टम, सेम सिंडिकेट, सेम नेक्सस, सेम माफिया। वही सैंड माफिया, ड्रग माफिया, लिकर माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया। इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जो बॉलीवुड 90s के दशक में झेल रहा था, वो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री अभी झेल रही है। शायद इसीलिए कलाकार या पैसे वाले कलाकारों के पास विकल्प नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपनी मिट्टी और अपना पिंड छोड़ रहे हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ, ये काम कैसे करता है, इनके पीछे कौन है, और ये सब इतना बड़ा कैसे हुआ? जब ये सब हो रहा था तब सरकारें कहां थीं? वीडियो में हर उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक बदहाली बयां करता है। 84 के दंगे पंजाब के लिए श्राप जैसे थे, जितने पंजाब के लिए उतने ही सिखों के लिए। दंगे खत्म तो हुए, पर उनका असर खत्म नहीं हुआ। आपने दूध वाले देखे होंगे, बुलेट या स्प्लेंडर पर बड़े बड़े कंटेनर लेकर गली मोहल्लों में दूध बांटते हैं। 90 के दशक में पंजाब में दूध बांटने वाले भी 303 रखते थे। पंजाबी और बंदूकों का रिश्ता पुराना है। बंदूक को गर्व से जोड़कर देखा जाता है। दूध वाले के पास बंदूक है क्योंकि वो उसकी शान है। आज हम जितने पंजाबी गायकों को सुनते हैं, खास तौर पर जो युवा हैं, 80s के अंत और 90s की शुरुआत में पैदा हुए, वो यही सब देखते बड़े हुए हैं कि जितनी बड़ी गन
उतना ज्यादा रौला। उनमें से ज्यादातर पंजाबी गायकों और संगीतकारों ने बंदूकों को अपने गानों में शामिल किया। बंदूकों को बढ़ावा देने का मतलब है थोड़ा बहुत गैंगस्टरिज्म को बढ़ावा देना। इन्हीं गायकों का समूह म्यूजिक इंडस्ट्री कहलाता है। फिर ऐसा समय आ गया कि आधे से अधिक इंडस्ट्री अपने ही गानों में दुश्मनों के लिए हिंसा और अपनी झोली में बंदूक की बात करने लगी। ऐसा करने से गाने बिकने भी लगे। मोर और लेस ये पंजाबी गायकों के लिए शॉर्टकट बन गया। दिलजीत दोसांझ और हनी सिंह का भी एक गाना था, गोलियां। पहले तो नाम ही गोलियां। इसके लिरिक्स थी सिद्धू मूसेवाला का संजय दत्त पर एक गाना आया था जिसके लिरिक्स का मतलब था कि मुझ पर वो केस है जो संजय दत्त पर था। जिस तरह मुंबई की डी कंपनी और पंजाब की पी कंपनी लगभग एक जैसी है, वैसे ही पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और अमेरिकन हिप हॉप सीन में कई समानताएं हैं। दोनों पर गैंगस्टर्स हावी हैं और दोनों की अभिप्रेरणा भी गैंगस्टरिज्म है। अमेरिका में गन्स पंजाब की तरह कोई शान का मसला तो नहीं है, पर वहां बंदूकें बेहद मामूली बात हैं। स्टोर्स और एग्जीबिशंस में बंदूकें बेची जाती हैं और बंदूकों की ऐसी सहज उपलब्धता ने अमेरिका का कितना नुकसान किया है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अमेरिका की बंदूक संस्कृति समझने के लिए एक यूनिक गाना भी है, दिस इज अमेरिका। वापस लौटते हैं पंजाब पर। गानों में गन्स दिखाने की पहल एक कदम आगे बढ़ी जब पंजाबी कलाकारों ने ड्रग लॉर्ड्स को ग्लोरीफाई भी किया। सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में एल चैपो को ग्लोरीफाई किया। एल चैपो अपने समय में दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड हुआ करता था, जिसका कार्टेल यूएस और मैक्सिको में जाने वाली 25% ड्रग्स के लिए जिम्मेदार था। एक और गाना था गुरिल्ला वॉर, जिसके गायक अमृतमान ने खुद को पैब्लो एस्कोबार बताया था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग सिंडिकेट की कहानियां किसने नहीं सुनी। हम भले इन गानों को सुनकर आगे बढ़ जाते हों, पर यह बात कितनी परेशान करने वाली है कि जिन लोगों के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं वो ड्रग लॉर्ड्स और माफियाज के जनसंपर्क अधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम उतार चढ़ावों के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बन चुकी है। रुपए डॉलर्स में बदल चुके हैं। स्थानीय गायक अंतर्राष्ट्रीय गायक बन चुके हैं और यहीं से वो गैंगस्टर्स का सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। बीते एक दशक में पंजाब के गैंग्स दो तरह के लोगों को टारगेट करते नजर आए हैं। पहले गायक और दूसरे कबड्डी खिलाड़ी। पहले बात गायकों की। टारगेट का सिद्धू मूसेवाला से बड़ा सबूत क्या ही होगा। हालांकि सिद्धू के केस में और भी कई बड़े फैक्टर्स बताए जाते हैं। बीते 1-2 सालों में पंजाब के 2 मशहूर गायकों को धमकी मिली, मनकीरत औलख और परमीश वर्मा। गिपी ग्रेवाल और जानी जोहान को भी कुछ समय पहले व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली। अब बात कर लेते हैं कबड्डी के खिलाड़ियों की। अप्रैल 2022 में कबड्डी प्लेयर धर्मेंद्र सिंह की पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मार्च 2022 में संदीप सिंह नांगल नाम के इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की जालंधर में हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर्स कबड्डी प्लेयर्स को क्यों टारगेट करते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। पंजाब में कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप का मतलब था कि दुनिया भर की टीम्स इसमें हिस्सा लेने आई, यानी अंधा पैसा, लगाए जाने वाले पैसे से लेकर वापस मिलने वाले पैसे तक। गैंगस्टर्स की इस पर नजर पड़ी। फिर एक समय ऐसा आ गया जब पंजाब के गैंगस्टर्स पूरा का पूरा टूर्नामेंट डिक्टेट करने लगे। 2012 से लेकर 2022 का समय, पूरा एक दशक। यह दौर ऐसा था जब पंजाब में बहुत कुछ हुआ। एक सच ये भी है कि जितना कुछ हुआ वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी दौर में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को देश के साथ साथ दुनिया पहचानने और पसंद करने लगी। कैश फ्लो बढ़ा। यहीं से ब्लैक और वाइट का फसाद शुरू हुआ। गैंगस्टर्स के लिए फिल्म और गाने ब्लैक को वाइट करने का एक बड़ा जरिया बने। ड्रग माफिया ने भी पंजाब के बुरे दौर का खूब फायदा उठाया और ड्रग्स के पैसे को फिल्म्स में लगाना शुरू किया। इसे ड्रग माफिया को बाजार में बने रहने का एक आसान तरीका मिल गया। ये 2013 से 2015 के बीच का समय था जब पंजाब ड्रग्स के मामले में टॉप 3 स्टेट्स में था। वैध और अवैध हथियारों के मामले में पंजाब की स्थिति पहले ही अच्छी नहीं थी, इस दौर में बदतर हो गई। सामाजिक अस्थिरता और असुरक्षा के अलावा इसी बीच पंजाब में धार्मिक अव्यवस्था भी देखी गई। जून 2015 से दिसंबर 2021 के बीच पंजाब में बेअदबी की 6 बड़ी घटनाएं हुई। इन सब के बीच क्राइम का स्टेटस वही का वही था। 2022 में 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच कुल 4 महीने में 158 हत्याएं हुई। इनमें आपराधिक और गैंग वॉर दोनों तरह की हत्याएं शामिल थी। यहाँ से शुरू होता है पंजाब के विषय का वो पाठ्यक्रम
जिसका अनुमान सभी को है, पर उसकी दहशत से सामना गिने चुने लोगों का हुआ है, जिसने हरे भरे पंजाब के मानचित्र पर लाल रंग के कई निशान बना दिए हैं। पंजाब के गैंग्स, गैंगस्टर्स और गैंगवॉर का सीन कैसे देश के एक अहम राज्य की अर्थव्यवस्था को क्राइम सिंडिकेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 2016 तक पंजाब में 55 से 60 सक्रिय गैंग्स मौजूद थे। अभी यह संख्या 500 गैंग्स की है, जिसमें लगभग 2000 सदस्य हैं और 4000 नॉन हाइडआउट्स हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के गैंग्स का मोडस ऑपरेंडी ठीक वैसा ही है जैसा किसी जमाने में अंडरवर्ल्ड का हुआ करता था। ये यूपी के आजमगढ़ जैसे शहरों से लड़के चुनते हैं और उन्हें मर्डर के लिए तैयार करते हैं। नए लड़कों को पकड़ पाना पुलिस के लिए भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं होता। पंजाब में सक्रिय कुल गैंग्स में कुछ ऐसे हैं जिन्हें देश की एक बड़ी आबादी अब पहचानने लगी है, जिसमें सबसे पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस गैंग और गैंग के मुखिया को पूरा देश जान गया। जो नहीं जानते थे वो सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी के बाद जान गए। गैंग में दो बड़े नाम हैं, पहला खुद लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा गोल्डी बराड़। पंजाब के क्राइम सिंडिकेट पर बात कर ही रहे हैं तो आज ये समझ ही लेते हैं कि देश की तमाम खूंखार गैंग्स के बीच लॉरेंस गैंग इतना मशहूर कैसे हुआ। सबसे पहले तो इस गैंग ने टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया का गेम बहुत अच्छे से समझा। चाहे जेल के अंदर से साक्षात्कार देना हो या सोशल मीडिया पर आने वाली तमाम शॉर्ट्स और रील्स। सिद्धू की हत्या के ठीक बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आई जिसमें गोल्डी बराड़ ने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई की अदालत में पेशी से पहले एक भारी भरकम एक्सरसाइज होती है। पूरा सुरक्षा घेरा तैयार कराया जाता है। इस वजह से हमने लॉरेंस को जितनी बार देखा है अधिकारियों से घिरा हुआ ही देखा है, पर लॉरेंस ने इस पूरी प्रक्रिया को एक उपकरण की तरह उपयोग किया कि कैसे अधिकारियों से घिरा हुआ एक गैंगस्टर पूरे एटीट्यूड में पुलिस की गाड़ी से उतरता है और कोई उसका कुछ कर नहीं सकता। वो गैंगस्टर है पर वो तिलक लगाता है और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है। अपनी शिक्षा और जागरूकता का हवाला देते हुए देश की अखंडता बनाए रखने की वकालत करता है। जेल में कैद होने के बावजूद वो अपना हर ऑपरेशन आसानी से अंजाम देता है और वो हर दिन बड़ा होता जा रहा है। एजेंसीज हैरान थी जब उन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी के मामले की पड़ताल की। सलमान की हत्या का प्लान सिद्धू की हत्या के पहले ही बन गया था। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर कपिल पंडित ने अपने 2 साथियों के साथ सलमान के बैंड्रा वाले घर की कई हफ्तों तक रेकी की थी। उन्होंने ये तक समझ लिया था कि सलमान के घर से फार्म हाउस के बीच कितने गड्ढे हैं और कहां सलमान की गाड़ी धीमी होती है। शार्प शूटर कपिल ने सलमान का फैन बनकर घर के बाहर खड़े गार्ड से दोस्ती तक कर ली थी। एजेंसीज का यह भी मानना था कि सलमान को मारने का एक कारण बॉलीवुड में बिश्नोई गैंग की दहशत पैदा करना था। लॉरेंस की दहशत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले से ही थी। अगर यही दहशत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो जाती तो क्या ही होता। फिर आता है बम्बिहा गैंग, पंजाब के अंडरवर्ल्ड का एक और प्रभावशाली गैंग। सिद्धू मूसेवाला ने गाना बनाया था बम्बिहा बोले, जिसे लोग इस गैंग से जोड़कर देखते हैं। इस गैंग की अदावत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और फिलहाल इसकी कमान आर्मेनिया में रहने वाले गैंगस्टर लकी गौरव पटियाल के पास है। अगस्त 2021 में अकाली दल से जुड़े विकी मेदुखेड़ा की हत्या में इस गैंग का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में 8 शूटर्स ने विकी के शरीर में 20 राउंड गोलियां दागी थीं। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नांगल की हत्या का आरोप भी बम्बिहा गैंग पर लगा था। इसके बाद आता है जग्गू भगवानपुरिया गैंग। ये गैंग चलाने वाले शख्स का नाम है जग्गू भगवानपुरिया, जो किसी जमाने में कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, पर अब गैंगस्टर है, जिस पर फिलहाल 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यह भी लॉरेंस का विरोधी गैंग है। इस गैंग पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, इसलिए ऐसे गैंग्स के लिए ड्रग्स और हथियार की तस्करी बेहद आसान हो जाती है। इस गैंग को सुपारी किंग भी कहा जाता है। पंजाब का एक और गैंग है जयपाल भुल्लर गैंग, जिसका मुखिया जयपाल भुल्लर नेशनल लेवल का हैमर थ्रोअर था। 2003 में वो सरकार द्वारा चलाए जाने वाली स्पीड फंड एकेडमी का हिस्सा बना था। भुल्लर पंजाब के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक फरार रहने वाला गैंगस्टर भी था। अंत में आता है सेवे वाला गैंग, जो गैंग देविंदर बम्बिहा की मौत के बाद सुर्खियों में आया। फिर उसने पंजाब में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। गैंग के मुखिया का नाम था रणजीत सिंह सेवेवाला। हालांकि ये गैंग 2018 के बाद खत्म हो गया, लेकिन पंजाब में इसकी दहशत आज भी है।
विलियम शेक्सपियर का मशहूर प्ले है जूलियस सीजर। उसका एक डायलॉग है, अ डेड सीजर इज मोर पावरफुल देन अ सीजर अलाइव। पंजाब के गैंग्स का मैकेनिज्म भी कुछ ऐसे ही काम करता है। भले एक गैंग का गैंगलॉर्ड खत्म हो जाए, पर गैंग्स खत्म नहीं होते। कोई ना कोई नया मुखिया आ ही जाता है। विकी गाउंडर नाम का एक गैंगस्टर था। गाउंडर इसलिए क्योंकि स्कूल के दौरान वो ज्यादातर समय ग्राउंड पर ही बिताता था। वो एक अच्छा डिस्कस थ्रोअर भी था। जनवरी 2015 में पुलिस जालंधर की कोर्ट में सुनवाई के बाद एक गैंगस्टर को नाभा जेल ले जा रही थी। तभी विकी ने उस गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए गैंगस्टर का नाम था सुखा कहलों। फिर पुलिस वालों को गन पॉइंट पर रखकर उसने लाश के अगल बगल डांस किया और वीडियो बनाया, जबकि दोनों किसी जमाने में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुखा कहलों खुद एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल था जिसने न जाने कितने मर्डर किए। वो अपने शूटिंग स्किल्स के लिए पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड में मशहूर था। उस पर एक फिल्म भी आई थी शूटर, जिस पर तब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिबंध लगवा दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहलों इतना खूंखार था कि एक बार तो उसने अपने दुश्मन की दांतों से चबाकर जान ले ली। फिर लिस्ट में ऐसे गैंगस्टर भी हैं जो प्रो खालिस्तानी हैं। हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट जो आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है। मई 2022 में पंजाब के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ था। उसमें हरविंदर सिंह का नाम आया था। इतना बड़ा हमला स्थानीय सहयोग के बिना संभव भी नहीं था। इस बात के दो मतलब हैं। पंजाब में मिलिटेंसी भी एक बड़ी चुनौती है और गैंगस्टर एक कदम आगे बढ़कर टेररिस्ट भी बन रहे हैं। जयपाल भुल्लर भी पंजाब के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम माना जाता था। अपने ज़माने का मोस्ट वांटेड ड्रग स्मगलर, जिसका सारा इलीगल काम बॉर्डर के उस पार से होता था। इन गैंगस्टर्स के पड़ोसी मुल्क से अच्छे ताल्लुक भी हैं। इसलिए कनाडा के बाद पाकिस्तान पंजाब के गैंगस्टर्स के लिए सबसे मुफीद और पसंदीदा जगह है। बाकी पंजाब की मिट्टी से आने वाले गैंगस्टर्स ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत कई देशों में मौजूद हैं। इन सब के बीच पिस रहे हैं इन गैंगस्टर्स के परिवार, जिन्हें जिंदा रहकर भी लाश की तरह जीना पड़ रहा है। गैंगस्टर और गैंगस्टरिज्म का सबसे बुरा असर पड़ रहा है नई पीढ़ी पर, जो समाज बंदूकों की नुमाइश के बीच जिंदगी बिता रहा है। जिस समाज में हिंसा और भ्रष्टाचार एक औसत खुराक बन गई है, वहां गैंगस्टर्स को हीरो की तरह देखना और उन्हें आदर्शवादी बताना कोई बड़ी बात नहीं है। खास तौर पर युवाओं के बीच जो गैंगस्टर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जिनकी प्रोफाइल पर महंगी गाड़ियां, महंगे हथियार और विलासिता भरा जीवन नजर आता है, उसका युवाओं पर क्या असर पड़ता होगा, ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। सोशल मीडिया के प्रभाव ने अनेक तरह की चुनौतियां भी पैदा की हैं। खुद टीवी चैनल्स गैंगस्टर्स की सॉफ्ट पब्लिसिटी करते हैं। इस सॉफ्ट पब्लिसिटी का सॉफ्ट टारगेट बनते हैं युवा, जिन्हें आपराधिक जगत की नर्सरी में दाखिला लेते समय समझ नहीं आता कि डिग्री केवल मौत या जेल जाने के बाद ही पूरी होती है। पंजाब की नई पीढ़ियों का नुकसान जितना ड्रग्स ने किया है, उतना ही गैंगस्टरिज्म ने किया है। हमने अक्सर पंजाबी गायकों को कहते हुए सुना है, ये कितना हास्यास्पद है कि वो खुद अपने गानों में हथियारों का ग्लैमराइजेशन करते हैं और युवाओं से शिक्षित और जागरूक होने की उम्मीद करते हैं। पंजाब में बतौर समाज गैंगस्टर्स कई वजहों से विस्तार के रास्ते पर नजर आते हैं। हमारे देश के कारावासों का बुनियादी ढांचा ही बेहद लचर है, बनावट और कार्यप्रणाली दोनों के लिहाज से। इसलिए ये गैंगस्टर्स की आगामी योजनाओं का हॉटबेड बन चुका है। बड़े से बड़े आपराधिक षड्यंत्र का मसौदा सबसे पहले जेल के भीतर तैयार किया जाता है, भले जेल प्रशासन कितना मुस्तैद हो। विदेश इन गैंगस्टर्स के लिए स्वर्ग जैसा बन चुका है। अपराध का घड़ा भरते ही और मौका मिलते ही एक समझदार गैंगस्टर विदेश भाग जाता है। बीते कुछ सालों में भारतीय खुफिया एजेंसीज ने ऐसे किरदारों से निपटने के लिए तरीके भी निकाले हैं, पर भगोड़े गैंगस्टर्स की आबादी काफी बढ़ गई है, तो उनसे निपटने में समय भी ज्यादा ही लगेगा। अत्याधुनिक हथियारों का आसानी से मिलना, खास तौर पर बॉर्डर पार से होने वाले अवैध हथियारों की तस्करी, हथियारों की ऐसी मौजूदगी गैंगस्टर्स में हर तरह का भय खत्म करती है और जनता की चिंता बढ़ाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बाद गैंगस्टर्स भी आधुनिक हुए हैं। उन्होंने संवाद के नए तरीके अपनाए हैं जिनमें सुराग नहीं मिलते हैं, बात के साथ सबूत भी खत्म हो जाते हैं। हर क्षेत्र की तरह तकनीक ने अपराध जगत की सूरत भी बदली है। इन सबसे बड़ी बात कमजोर कानून, धीमी न्याय प्रक्रिया और कानूनी अवरोध।
दो बड़े कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन 3P, जिसमें हर कदम रिसर्च और सर्विलांस के बाद ही उठाया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में यह ऑपरेशन चलाया गया। राज्यों के अलग अलग आपराधिक ठिकानों पर ऑफिसर्स ने कोवर्ट ऑपरेशन भी चलाया, जिसके बाद 10 से 15 गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? यहीं से इन समस्याओं के समाधान का विमर्श शुरू होता है। यहां देश का एक बड़ा वर्ग बुलडोजर जस्टिस का हवाला देगा, पर क्या वो कारगर उपाय है? एक बात जरूर है कि पंजाब ने पिछले कई सालों में कुशल शासक नहीं देखा, कुशल और सख्त, जो पंजाब में वही कदम उठाता जो यूपी के अपराध मॉडल के लिए उठाया गया था। बुलडोजर जस्टिस से दहशत की एक बड़ी वजह यह है कि अपराध एक इंसान करता है और भुगतान उससे जुड़े लोगों को भी करना पड़ता है। कोई भी इंसान अपनी वजह से अपने परिवार को संकट में क्यों ही देखना चाहेगा? बेशक खुफिया एजेंसीज ने बीते कुछ सालों में हर संभव कार्यवाही की है, कुछ हमें पता चलती हैं और बहुत कुछ पता ही नहीं चलती, लेकिन बात एक ठोस समाधान पर आकर अटक जाती है। मैं ये कहकर देखने वालों को मुगालते में नहीं रखना चाहता कि आइए अब इसके समाधान पर बात कर लेते हैं। ये ऐसा पहलू है ही नहीं जिन पर भीड़ से उठकर आया कोई भी इंसान हल बताकर निकल जाए। इन परेशानियों के हल हर किसी के पास नहीं हो सकते। पंजाब ने जितना कुछ झेला है वो पंजाब और पंजाब के लोग ही जानते हैं। देश के किसी और राज्य में बैठकर पंजाब की समस्याओं का समाधान बताना हर उस हत्या के साथ नाइंसाफी होगी जो किसी आपराधिक अदावत के चलते की गई हो। इसलिए अभी के लिए जरूरी यही है कि सरकार और एजेंसीज बात की गंभीरता को समझें। लोग सतर्क रहें, सावधानी बरतें, खास तौर पर युवाओं को लेकर। प्रदेश और देश का भविष्य उन पर है। ऐसे में उनके साथ कोई भी नकारात्मकता समाज के लिए ठीक साबित नहीं होगी।